इस मीडियम का, इस माध्यम का कितना योगदान है। जी दिनेश जी। बहुत अच्छे बिंदु उठाए आपने। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक काफी प्रसन्न हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो काफी सुखद है। एक्चुअली सुनील जी के पास आता हूं। आप तो रेडियो और दूरदर्शन से भी संबंधित रहे, बाकी मीडिया भी आपने देखा। झुमरी तलैया की याद आ गई सर। भारत की रेडियो की कहानी में एक अभिन्न अंग, और झुमरी तलैया से रामेश्वर प्रसाद बरनवाल और जगन्नाथ साहू। सर जी एक सर। एक एक, एक कस्बे का नाम और जोड़ दीजिए। जी गंज सर। डुंडवारा। गंज डुंडवारा। गंज डुंडवारा। गंज डुंडवारा और गंज झुमरी डुंडवारा। तलैया पूरे देश के लोग कहीं नहीं जानते थे भूगोल में भारत में है कहाँ, लेकिन रेडियो सुनने वाले ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में 4:45 पे पसंदीदा गाने सुनने वाले इन दो कस्बों के नाम जरूर जानते थे। हम आज भी नहीं जानते गंज डुंडवारा कहाँ है और झुमरी तलैया कहाँ है। मैं झुमरी तलैया के बारे में बता देता हूँ कि झुमरी तलैया कोडरमा झारखंड जो है वहां पर है, और वहां पे छोटा सा टाउनशिप है। और वह झुमरी तलैया को फेमस करने में एक्चुअली जो योगदान रहा है शुरुआती दौर में, वो अमीन सयानी का रहा एक्चुअली, जो बिनाका भारती कोर्स शुरू किया। फिर विविध भारती आता है उसके बाद में। हाँ, तो ये लेकिन फिर तो झुमरी तलैया छा गया, पूरा ही छा गया था। बिनाका गीतमाला, फिर विविध भारती, फिर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस। जी सही बात है। हमारे ख्याल से नरसिंहपुर जिले में, मैं गया हूँ गंज डुंडवारा शायद नरसिंहपुर जिले में। नहीं सर नहीं सर, उत्तर प्रदेश में कहीं है गंज डुंडवारा। ना हमें ढूंढना। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही है। हमें आपको ही नहीं मालूम। मध्य प्रदेश में ही है। और मुझे याद है वहां पे किसकी सभा थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सभा या मनमोहन सिंह, किसी की सभा थी, उसी कवरेज के लिए मैं गया था। और उस इलाके तक गया जो उस इलाके का नाम है, या हमारे ख्याल से नरसिंहपुर जिले में है। जी चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि अमिताभ जी के लिए अच्छा टॉपिक मिल गया है झुमरी तलैया के नाम से। वो प्रोग्राम करते करते एक टॉपिक तो आ जाएगा उनका। तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ कासगंज में, अब कासगंज में आता है। अलीगढ़ पास कासगंज में। तो डिस्ट्रिक्ट कासगंज। जी। तो सुनील जी, प्रश्न नहीं करूंगा आज कोई। आपने सारी बातचीत भी सुनी और आपको पृष्ठभूमि भी पूरी आपको पता है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया ने सत्ता की चूल्हे हिलाई है। मैं आपको बताऊं, सत्ता कांपी है उससे ये नहीं समझ आया कि मैं इसको काउंटर कैसे करूं अल्टीमेटली। और बीजेपी के कई नेताओं को तो अब स्टेटमेंट भी आ गए कि हमें समझ नहीं आया, बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने, कि हमें समझ नहीं आया कि ध्रुव राठी को काउंटर कैसे करें। इस आदमी ने वो सब चीजें निकाल के रख दी बाहर जिसे जनता जानती तो थी, लेकिन शायद उसको रियलाइज नहीं कर रही थी, फील नहीं कर रही थी। तो गोदी मीडिया का अहम तो चूर करने में कम से कम यूट्यूब और सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। आपकी पूरी टिप्पणी चाहूंगा सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। जब मैं पत्रकारिता का छात्र था और नया अखबार में मैंने काम शुरू किया, तो हमारे संपादक हुए, पहले संपादक थे श्रद्धेय स्वर्गीय सत्यनारायण जायसवाल जी। हमारे कैसे अमिताभ जी उनके नाम से परिचित होंगे। हमारे संपादक थे और पहले ही दिन हम लोग कुछ बच्चे गए थे वहां पे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ग्रुप में ट्रेनिंग हुए थे वहां। तो उनके दो शब्द मुझे कभी नहीं बोलते। पहला उन्होंने कहा था कि पत्रकार अस्थायी अपोजिशन है, वह कभी सरकार के साथ अगर वो खड़ा है तो फिर वो पत्रकार नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि कभी भी रिपोर्टिंग करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई स्टोरी, कोई खबर प्लान तो नहीं की जा रही है। जो खबरें आपके पास चल के आती हैं, कई बार ये भी होता है कि लोग अपने मन के अनुकूल सूचनाएं देते हैं और उसको आपसे के माध्यम से प्लान कराते हैं। आपको लगेगा कि आप बहुत बढ़िया खबर लिख रहे हैं, और यह बहुत ही बारीक अंतर होता है दोनों में। इससे हमेशा सतर्क रहना। आज जो पत्रकारिता हम और आप देख रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं से अलग है। वह सतर्क होने को छोड़ दीजिए, स्टोरीज प्लांट कर रहे हैं खुद जानबूझ करके। वह तथ्यों को साथ एकदम साफ लोगों के सामने रखने के लिए तैयार नहीं। और कहे कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों कहा जाता था कि बहुतायत लोग आपको देखते थे, बहुतायत लोग आपको सुनते थे, बहुतायत लोग आप पे विश्वास करते थे। और एक ऐसा कि
हमने अपने जीवन में सुना कि अखबार में छपा है तो अब ये गलत नहीं हो सकता, लेकिन आज स्थितियां एकदम बदल गई कि अखबार में छपा है तो किसी लायक नहीं है। इसके बारे में कुछ भी सोचो। पहले ये था कि अगर रेडियो या दूरदर्शन पे कोई खबर आई हुई है तो ये एकदम 200% सही होगी। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि दूरदर्शन के स्टूडियो में मारपीट हो जाए, झगड़े हो जाए, लोग झगड़े पे आमादा हो जाए। ये मेरी कल्पना के बाहर था। मैं ये कभी सोच नहीं सकता था कि कहीं कोई पत्रकार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाए और उसको लोग हूट कर दें, उसको कार्यक्रम न करने दें, उसको भगा दे, उसके साथ गाली गलौज करें, उसके साथ धक्का मुक्की करें। यह मेरी कल्पना के बाहर था। और वजह क्या थी कि जब मैं अखबार नवीस था तो कहते थे ना कि राजा भोज को भी उतनी गंभीरता से सुनते थे जितना गंगू तेली को। दोनों को उतनी गंभीरता सुनते थे, हमारी गंभीरता में कोई कमी नहीं थी। उसको ही बैठा करके उसकी बात बहुत ध्यान से सुनते थे, एकदम सामान्य से सामान्य ग्रामीण की। और बड़ा नेता है, उसको बहुत ध्यान सुनते थे तो मजबूर सुनना ही था। इसमें कोई किसी ने फर्क नहीं किया। और अगर आप सार्वजनिक जो सामान्य जन है, अगर उसकी बात को आप नहीं सुनेंगे, उसके दुश्वारियों पे आप कान नहीं देंगे तो आप खारिज हो जाएंगे। अमिताभ ने कहा कि लोगों के हाथ में 24 घंटे मोबाइल है और उनके पास ये सुविधा है कि वो जब चाहे तब प्रोग्राम देख ले। यह वजह नहीं है मेन स्ट्रीम के रिफ्यूज होने का, उनमें कोई कंटेंट ही नहीं है। हमको जो लोग अगर मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी अब डिजिटल मीडिया के माध्यम से सक्रिय हैं, कितने देखने वाले लोग उनको, वो भी अपने अपने प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं अलग अलग समय पर देखने के लिए। कोई नहीं देख रहा क्योंकि कंटेंट नहीं देते हैं। आप जनता से जुड़े हुए सवालों पे मौन है और आप जो तथ्य रख रहे हैं वो भी एकदम जिसको मैंने कहा जाए कि पूरी तरह से असत्य, फ्रॉड है। अगर उसका क्रॉस चेक करेंगे तो कुछ भी तथ्य फर्क नहीं है। एक अलग अलग तरह की व्याख्याएं हैं। आपकी उपलब्धता लोगों की स्वीकृति का पर्याय नहीं है। आप बहुत उपलब्ध है लेकिन आप उसमें कोई दम ही नहीं है। कब तक झेलेंगे लोग आप? लोगों ने खारिज किया है, लोगों ने स्वीकार किया है, लोगों ने आपको मानने से मना कर दिया है, लोगों ने आपके अस्तित्व को किनारे कर दिया कि नहीं, आप इस लायक नहीं है। सवाल यह है और उसी के कारण से यह जो वैकल्पिक मीडिया पैदा हुई, यह जन सहयोग से ही पैदा हुई। इसके लिए कोई संस्थागत प्रयास नहीं किए गए, किसी ने नहीं किया। और अगर जनता का सहयोग न मिला होता तो आप नहीं खड़े हो सकते थे, क्योंकि जिन चीजों को खड़ा करने के लिए जो तंत्र चाहिए वो तंत्र वैकल्पिक मीडिया के पास कहाँ था। एक अच्छा लोक गायक सुना जा रहा है तो जन समर्थन है, उसको कोई संस्था नहीं प्रमोट कर रही है। और अगर आप उस लोक गायक के गायकी में संदेश छिपे हुए हैं और लोग उसको सुन रहे हैं तो वो जन समर्थन। कोई नौटंकी करने वाला कलाकार अगर प्रोग्राम कर रहा है और उसको देखने के लिए भीड़ जमा है तो जन समर्थन। तंत्र उसको समर्थन नहीं देता, तंत्र उसको बढ़ावा नहीं देता। अगर कोई नाटककार संदेश लेकर के कोई नाटक कर रहा है, अभिनय कर रहा है, या कोई नाटक की प्रस्तुति हो रही है और लोग वहां पहुंच जा रहे हैं देखने के लिए उसको, तो यह जन समर्थन की बात है। उसी जन समर्थन के साथ ये सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पैदा हुआ, लोग आए। और इसमें सबसे बड़ा कारण इसका यह था कि उसके साथ कंटेंट क्या था, जो उसके जीवन के सवाल थे उसी के साथ लोगों ने अपने आप को जोड़ा, तथ्यों को सामने रखा, सरकारों को लेकर के सवाल खड़ा किए, सरकार के दावों का पर्दाफाश किया कि किस तरीके से गलत बातें लोगों के बीच में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, और एक साहस दिखाया। अगर आप साहस नहीं दिखाएंगे तो कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा। कभी हम लोगों को याद नहीं है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ है जो सबसे बढ़िया अभिनंदन पत्र लिखता रहा इस देश में। कोई नहीं याद कर सकता किसी व्यक्ति को, और तमाम ऐसे लेखक रहे हैं जो अगर किसी का अभिनंदन पत्र लिख दे तो आदमी खुदे पागल हो जाए कि मैं ऐसा महान व्यक्ति हूं, उसको अपने बारे में अविश्वास पैदा हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को लोग अपनी स्मृतियों में नहीं रखते, उनको स्मृतियों में रखते हैं जो सत्ता और तंत्र के ऊपर सवाल पैदा करते हैं। सवाल फर्जी पैदा करके भी आप नहीं जिंदा रह सकते। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल जो तथ्यहीन बातें हैं अगर आप उनको रखेंगे तब भी आपको लोग सुनने लगेंगे क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको अगर
तथ्यों की आप अवहेलना करेंगे तो आप अस्वीकृत हो जाएंगे। सोशल मीडिया ने भूमिका अदा की। सोशल मीडिया के लोगों ने साहस दिखाया, बातें रखी, जो बातें फैलाई जा रही थी उसके विकल्प के रूप में उनका कार्ड प्रस्तुत किया, सही परिप्रेक्ष्य में सही तथ्यों को रखा, सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल खड़े किए, जो तरह तरह के माहौल बनाने के प्रयास किया जा रहा था उस जाल को तोड़ने की कोशिश की और पहुंच बनाई है। अगर 10 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं तो पूरे कथित मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग नहीं देख रहे हैं, कई मैंने महीनों में भी इतने लोग नहीं देख रहे हैं। आज आप अपने लोगों से पूछिए तो आपके अपने जानने वाले 50 लोग मिलेंगे जो कहते पाए जाएंगे कि साहब मेरे यहाँ तो साल भर से टीवी खुला नहीं, हम देखते ही नहीं। ये क्यों हो गया? पहले लोग टीवी देखे बिना उनका मन नहीं लगता था। लोगों के घरों में रिमोट को लेकर के छीना झपटी होती थी कि देखना है। आज सब काम बंद हो गए, यहाँ तक कि इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देखना लोगों ने बंद कर दिया कि कुछ मतलब ही नहीं है। और सोशल मीडिया ने इस बात की, और हाँ ये सही है कि आज जो हालात देश में पैदा हुए उसको उसमें जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है उसमें निश्चित रूप से बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की। और सोशल मीडिया की भूमिका केवल इसलिए है कि उसने सही बात को सही समय पर सही लोगों के बीच में रखा और साहसपूर्वक रखा और अपनी बात को कन्विंसिंग तरीके से रखा, तो रिदम लगातार बने रहे। इस काम को भी लोगों ने कैजुअल नहीं लिया कि ठीक है एक चीज कर लिया, 2 चीज कर लिया, कोई बात नहीं। 4 5 वीडियो 6 वीडियो जो तत्कालिक कोई खबर आई उस पर शोध किया, उस पर मेहनत की और एक वीडियो बनाया, लोगों को एकदम हमेशा अपडेट रखा। तो एक आकर्षण जो चाहिए होता है मीडिया के साथ वो बना रहा, एक कंटिन्यूटी जो चाहिए वो दिखाई पड़ी, एक प्रतिबद्धता जो आवश्यक है वो दिखाई पड़ी, और एक ईमानदारी जो पेशेगत ईमानदारी होनी चाहिए वो दिखाई पड़ी। ये कई कारक है जिसकी वजह से सोशल मीडिया लोगों के बीच विश्वसनीय और विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली है, क्योंकि किसी ने उन बातों से अपने आप को समझौता नहीं किया। अगर लोगों ने मोदी सरकार की आलोचना की तो लोग ममता सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये चीजें गलत हुई। जी जी दूसरे चक्र में आते हैं, अमिताभ जी के पास आएंगे। इससे पहले